प्यारे बच्चों, कक्षा 11 नागरिक शास्त्र की कक्षा में मैं शैलेंद्र चौधरी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, पटेल स्मारक इंटर कॉलेज, पटेल नगर, भटहट, गोरखपुर, आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम खंड खा राजनीतिक सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 7 राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत से पहले एक कविता है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। बच्चों, ये जो शब्द है स्वदेश, प्यार, ये राष्ट्रवाद के अभिन्न अंगों के रूप में विवेचित किए जाते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत बच्चों हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र और राष्ट्र की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण में जो सहायक तत्व हैं उनकी भूमिकाओं को समझेंगे और जो राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं उनके बारे में अध्ययन करने के अलावा हम राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में पढ़ेंगे और साथ में साथ राष्ट्रवाद और बहुलवाद के अलावा हम राष्ट्रवाद के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचारों को देखेंगे। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा के संबंध में। देखिए, सामान्य तौर पर अगर आपसे राष्ट्रवाद के बारे में कहा जाए तो आपके मन में क्या विचार आता है? देशभक्त, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, यही विचार आता है ना। और जब आप गणतंत्र दिवस परेड देखते हैं तो वहां पर जो शक्ति और संप्रभुता की प्रदर्शनी के साथ ही साथ भारत की विविधतापूर्ण झांकियां आप देखते हैं, वे राष्ट्रवाद की एक झलक बताने के लिए काफी होते हैं। लेकिन बच्चों, अगर गहराई में उतरिए तो राष्ट्रवाद की परिभाषा को करना बहुत कठिन लगता है। व्यापक मतभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद को हम और आगे समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये जो राष्ट्रवाद है एक सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में पिछले 2 शताब्दियों से विचार के केंद्र में बना रहा है। ये राष्ट्रवाद जहां एक तरफ राष्ट्रीय एकीकरण, विशाल राज्यों के रूप में छोटे राज्यों का जो एकीकरण हुआ उसको प्रोत्साहित किया, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवाद राष्ट्रों के बड़े राज्यों के विघटन का कारण भी बना। बच्चों, ये विघटन अनेक कारणों से हुआ। वे आत्मनिर्णय की मांग करते रहे। इसके अलावा बच्चों, जो राष्ट्रवाद का विकास है ये बहुत पहले से देखने को मिल रहा है। राष्ट्र के रूप में धर्म की एकता हो, जात की हो, संप्रदाय की हो, एक संस्कृतियों का हो, एक राजनीतिक सभ्यता हो, एक राजनीतिक विचार हो या ऐतिहासिक हो, ये सभी चीजें राष्ट्रवाद के विकास को सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रवाद ने जहां एक तरफ मानव का एकीकरण किया,
मानवता का एकीकरण का किया, वहीं विघटन भी किया। जहां एक तरफ इसने अत्याचारी शासकों से मुक्त प्रदान किया, वहीं दूसरी तरफ युद्ध की विभीषिका को भी देखने को मिली। या यूं समझ लें, राष्ट्रवाद द्विधारी तलवार के रूप में विश्व के सामने उभर कर सामने आई, जहां निर्माण और विघटन एक साथ देखने को मिले। इस तरह यह राष्ट्रवाद धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ा। लेकिन जो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, राष्ट्र राज्यों का, अभी भी वो प्रक्रिया निरंतर चल रही है। वो प्रक्रिया निरंतर चल रही है। आज भी जो पृथकतावादी आंदोलनकारी हैं, वे राष्ट्रवाद के में पृथक राष्ट्र के निर्माण की मांग करते हैं। जो पृथक राष्ट्रवादी आंदोलन के लोग हैं, वे अपने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह ये जो राष्ट्रवाद निर्माण की प्रक्रिया है, यह अभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निरंतर इसमें बदलाव देखे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद देखिए, राष्ट्र सभी समुदायों से अलग है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। वह स्वयं अपना शासन करने और अपना निर्णय लेने की आजादी चाहता है। ये जो राष्ट्र है, ये परिवार की भांति या समुदाय संघों की भांति नहीं है। ये उनसे अलग है, क्योंकि एक राष्ट्र में अनेक लोग रहते हैं जो एक दूसरे से परिचित नहीं होते, जबकि एक परिवार हो या एक संस्था हो, उसमें लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसीलिए कहा गया है, राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को सीधे तौर पर नहीं जानते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत नाता जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्र का वजूद है, लोग उसमें रहते हैं और उनका आदर करते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं एक भाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रवाद को प्रत्यक्ष रूप में आप देख नहीं सकते, ये एक भाव है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, उनका आदर करना सिखाता है। बच्चों, इसके बाद आता है राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा होता है। ये एक सूत्र में बांधने वाले, राष्ट्र में एक सूत्र में लोगों को बांधने वाले अनेक कारक होते हैं। उन कारकों की अलग अलग विवेचना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। राष्ट्र निर्माण में जो सहायक तत्व हैं, उसमें साझे विश्वास की बात आती है। बच्चों, राष्ट्रवाद में सबसे बड़ी चीज विश्वास है और एक साझा जो उनके भाव हैं, ये होने आवश्यक हैं। लोगों के अंदर ये चीजें एकता का भाव लाती हैं, तभी राष्ट्र का या राष्ट्रवाद का विकास होता है। इतिहास, दूसरा कारक आता है इतिहास। किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की एक इतिहास होता है जिससे वो प्रेरणा लेते हैं। उनकी गौरव गाथा एक होती है और जो इनको एकता के सूत्र में पिरोहित करता है। आप भारत का उदाहरण ले लीजिए।
प्राचीन सभ्यता से लेकर मध्यकाल आधुनिक काल तक देखिए, जो एक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो आपकी इतिहास की संपूर्णता है, वह कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोगों को एक सूत्र में पिरोहित करता है, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। फिर भूक्षेत्र, एक निश्चित भूक्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य जो एक लंबे समय से एक साथ रहते हैं, अपनत्व का भाव विकसित होता है। वे चाहे जिस आधार पे हो, यहूदी समुदाय के बारे में आपने सुना होगा, पूरे विश्व में फैले थे, लेकिन वो इज़राइल को अपनी पवित्र भूमि माने और एक देश के रूप में वह स्थापित हुआ। भारत के भू क्षेत्र को आप देखिए, एक तरफ पर्वत की श्रृंखलाएं, तीन तरफ समुद्र, यह एक उपमहाद्वीप के रूप में है। स्वाभाविक तौर पे विविधता होते हुए भी इन्हें एक भू क्षेत्र की एकता के सूत्र में बांधे हुए है। ये जो विशिष्ट बनावट है भू क्षेत्र की, ये भारत की एकता को बनाए रखे हुए है। साझे राजनीतिक आदर्श, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में जो साझे राजनीतिक आदर्श हैं, वहां के जो राजनीतिक मूल्य हैं, उनका बहुत बड़ा मूल योगदान होता है। जो राजनीतिक आदर्श, चाहे वो स्वतंत्रता की हो, चाहे समानता की हो, चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हो, संस्थाओं की हो, उनके आधार पे वहां के नागरिकों को जो एकता का भाव होता है, उस एकता के भाव के कारण ही राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। इसके बाद साझी राजनीतिक पहचान आता है। बच्चों, एक राज्य में अनेक संस्कृतियों के लोग, धर्मों के लोग निवास करते हैं, विविधता भरा पूर्ण देश है, लेकिन उन संस्कृतियों में, उन धर्मों में विविधताओं के बाद भी कहीं ना कहीं एकता होती है। जो बड़े धर्म हैं, उनके अंदर भी अब तो उपधर्मों ने जन्म ले लिया है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आंतरिक एकता का भाव हो। इसी तरह राष्ट्र के लिए है कि उसके अंदर अनेक लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ आधारों पे एकता बनती है। जो ये आधार होते हैं, जो उसकी देश की राजनीतिक पहचान सिद्ध करते हैं, वे आदर्श होते हैं धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक संस्थाएं। भारतीय संविधान में भी धर्म भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो एक भारत की राजनीतिक पहचान है, जिससे कि वह एक राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। और ये कारक राष्ट्रवाद को की अलग जगाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। किसी देश के राष्ट्रवाद का विकास वहां के सचेत नागरिकों के द्वारा ही होता है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आते हैं राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले कारक। कौन कौन से चीजें हैं जो राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करते हैं? यदि समाचार पत्र, निष्पक्ष समाचार पत्र हो, वे सामाजिक समस्याओं को उकेरने का काम करते हैं, जिन्हें सरकारें सामंजस्य स्थापित कर दूर करना चाहती हैं,
समाज में सामंजस्य लाने के लिए विभिन्न वर्गों, धर्मों, संप्रदायों के मध्य समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो राष्ट्रवाद के प्रोत्साहन करने में बहुत हद तक समाचार पत्रों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। पश्चिमी विचार एवं शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जब भारत के अनेक लोग विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने गए, जब देश गुलाम था, तो वहां उन्होंने पढ़ा कि पश्चिम के देश स्वतंत्रता और समानता की बड़ा महत्व देते हैं, और हमारे देश में जब वो अपने देश में आए तो यहां देखा ना वो स्वतंत्रता को महत्व दे रहे हैं, ना समानता को महत्व दे रहे हैं। फलतः उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति एक अलग जगी और वे राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में लग गए। तो पाश्चात्य शिक्षा और जो विचार हैं वो राष्ट्रवाद को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, आप 19वीं शताब्दी के देखिए भारत में हुए, उन्होंने समाज में एकता को बढ़ावा दिया, विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कि आपसी सद्भाव बढ़ा, और इस राष्ट्रवाद के कारण ही लोगों में जो एकता बढ़ी, उसके कारण स्वतंत्रता आंदोलन पर चरम पर पहुंचा और देश आजाद हुआ। ये प्रत्यक्ष में आपने पढ़ा, आपके देश की घटनाएं हैं। राष्ट्रवाद को आप अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। इसके बाद देश का एकीकरण भी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने वाला कारक रहा। भारत का उदाहरण लीजिए, 556 देशी रियासतें बटी हुई थी स्वतंत्रता के समय, उन्हें एक देश के रूप में पुरोहित किया गया। लोग एक देश के रूप में आने को उत्साहित थे, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था और यहां के लोग आपस में एकता का अनुभव करते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों तक, ये देश एक है, और इस एकीकरण का प्रभाव जो है राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रवाद की प्रोत्साहित करने का कारक बना। बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय मतलब अपनी खुद की आत्मा से निर्णय। राष्ट्रीय, राष्ट्र के संबंध में जो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय है, यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक राष्ट्र को के लोग जो रहते हैं वे अपना शासन और अपने शासन के संबंध में निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। ये राष्ट्रवाद के कारण ही प्रेरित होकर अपने लिए अलग राज्य की राजनीतिक संगठन की मांग करने लगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ये कहे कि मुझे राज्य के रूप में मान्यता दो। जहां एक तरफ मैंने कहा कि एकीकरण हुआ, जर्मनी, इटली जैसे देशों का एकीकरण हुआ, वही बोस्निया, लातिन अमेरिकी, अफ्रीकी आदि देशों की में विघटन इस राष्ट्रवाद के कारण विघटन भी हुआ। जो आत्मनिर्णय की मांग है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसको पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे की मान्यता या स्वीकार्यता दी जाए, एक राजनीतिक उपाय इकाई के रूप में, एक देश के रूप में उन्हें मान्यता दी जाए। ये
जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत है, यह एक संस्कृत व एक राज्य की अवधारणा के कारण है कि एक राज्य में केवल एक संस्कृत, धर्म या संप्रदाय, भाषा आदि के लोग रहें, जिससे कि अगर एक धर्म के लोग हैं तो एक धार्मिक मान्यताओं के कारण एकता के सूत्र में बंधे होंगे, एक जात के होंगे तो भी बंधे रहेंगे, एक भाषा के लोग होंगे तो भी बंधे रहेंगे। ये मांग इस कारण कि जब ये एक तरह के लोग रहेंगे, एक संस्कृतियों के लोग, तो उसमें राष्ट्र मजबूत होगा और विकास करेगा। ये उनकी मांग थी। एशिया व अफ्रीका में आत्मनिर्णय की जो मांग हुई बच्चों, ये जो आत्मनिर्णय की मांग थी, एशिया और अफ्रीका के अनेक देश गुलाम थे, अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के, डच के। उन्हें अपने बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने आत्मनिर्णय सिद्धांत के तहत ही यह मांग की कि उन्हें स्वतंत्र किया जाए, और स्वतंत्रता की मांग जब जोर पकड़ी तो अनेक देश नव स्वतंत्र हुए। इसके अलावा बच्चों, जो वर्तमान परिदृश्य में देखिए, आज राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के जो ये सिद्धांत है, इसका यदि आकलन कीजिए तो देखिए विश्व में अनेक जगह अलगाववादी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये इसका परिणाम है। वे अलग अलग देशों की मांग करते हैं, लेकिन ऐसा करना भी संभव नहीं है, क्योंकि विविधताओं से भरपूर अनेक देशों में एकता के भाव बनाने वाले अनेक कारक विद्यमान होते हैं। इसके बाद बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रवाद और बहुलवाद में। देखिए, राष्ट्रवाद तो आज, बहुलवाद क्या है? अनेक विचारों के लोग, बहुत से लोगों का समूह। अब एक देश में तो ऐसा है नहीं कि एक ही सोच के लोग होंगे। वहां अनेक जातियों, धर्मों, संप्रदायों, भाषाओं बोलने वाले लोग होंगे। कनाडा में देखिए, भारत में देखिए, अनेक भाषा भाषी के लोग रहते हैं, फिर भी राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। आज प्रत्येक राज्यों में अनेक धर्म और संस्कृतियों का अस्तित्व है, लेकिन उनके मध्य जो एकता का भाव है, वह क्यों बना? इसमें सोचना होगा, क्योंकि उस देश की राजनीतिक परिदृश्य में उन्हें अधिकार दिया गया है। उन्हें समानता का अधिकार, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार ये प्रदान किए गए हैं। और अनेक राज्यों में तो प्रतिनिधि संस्थाओं में भी उन्हें स्थान दिए गए हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिससे राष्ट्रवाद का भाव विकसित हो सके। इसके अलावा बेटा, समावेशित नीति, प्रत्येक धर्मों के अंदर समभाव की नीतियां हो, और राज्यों के अंदर, प्रत्येक राज्य के अंदर यह ऐसी हो कि उसकी नीतियां सबको समान रूप से लेकर आगे बढ़ती रहें। इस तरह आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत में अनेक लोग रहते हैं, संस्कृतियों के लोग, धर्मों के लोग, उसके बाद भी कुछ विशिष्ट कारक हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। अर्थात वर्तमान समय में देखिए, जो राज्यों के सिद्धांत हैं वो बहुलवादी स्वरूप में हैं। बहुलवादी स्वरूप के रूप में राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व बना हुआ है। बच्चों, इसके बाद हम अंतिम बिंदु की तरफ आते हैं
राष्ट्रवाद और रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो एक महान कवि भी थे, उन्होंने कहा राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्त को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। बच्चों, ये राष्ट्रवाद पर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का कथन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे राष्ट्रवाद को महत्वपूर्ण मानते थे, जिसे मानवता से वे जोड़ते थे। उन्होंने इसीलिए कहा देशभक्त को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। मानवता उनके लिए सर्वोपरि थी। मानवता उनके लिए सर्वोपरि थी और इसीलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर जो आध्यात्मिक भी थे, उन्होंने राष्ट्रवाद के संबंध में जो विचार दिए वो निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अंत में बच्चों इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद एक भाव है और वो भाव लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। उस भाव के पीछे अनेक कारण होते हैं जिनका आपने इस अध्याय में अध्ययन किया, और उसके अलावा जो ये राष्ट्र निर्माण की बात होती है कि एक संस्कृति एक राष्ट्र, वर्तमान परिदृश्य में बड़े राज्यों में लगभग इसके स्वरूप कम होते गए और आज तो विश्व राज्य का मांग हो रहा है। आज तो विश्व के सभी राज्य और नजदीक आते जा रहे हैं और जो ये संकीर्ण राष्ट्रवाद की अवधारणा ये क्षीण हो रही है। उदार राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण होता है, वो मानवता के हित में होता है और उदार राष्ट्रवाद हमेशा कहता है कि सभी समान हैं। लेकिन जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है वह युद्धों, हिंसा, विध्वंस को जन्म देता है। इसी के साथ बच्चों यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।